चोलिस्तान कैनाल के मामले पर सिंध और विफाक में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी, लेकिन पानी के मुनसिफाना तकसीम के मुतालबे पर डटी सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और दूर कैसे किए जाएंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। गजा में इसराइल हर दिन के साथ जुल्म की नई दास्तान रकम कर रहा है। सहाफियों के खैमों में घुसकर सहाफी को आग लगाने का वाकया सिर्फ एक वाकया है। मजलूम फलस्तीनियों की कहानी तारीख के काले पन्नों पर लिखी जा रही है। दुनिया सब देखकर भी खामोश क्यों? अली सिस्टर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में सब हिलाली परचम सरबुलंद करने के लिए पुरज़्म। आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को तैयार महानूर और सहरिश अली आज दुनिया बोल है में है मेहमान। और गुजरात की इकरा बतूल का बड़ा कारनामा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीए में टॉप करके सबको पीछे छोड़ दिया। एक दो नहीं पूरे 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम करने वाली होनहार तालबा आज दुनिया बोल है में है मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है मेरी साथी एंकर सोनिया सुंदस भी। सोनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? ज़बरदस्त भाई। बिला तवक्कुफ प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और सबसे अहम डेवलपमेंट जो है ना, वो सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जो मुतनाज़ा कैनाल्स हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है और विफाक में इसकी सदा सुन ली गई है। हुकूमत ने कैनाल मंसूबे के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई है और ये कहा गया है कि सिंध का एक कतरा पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। कौमी असम्बली में जो इजलास है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर शदीद एहतजाज किया है और ICC का इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया है। जवाब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। नहरों के मामले पर भी टेक्निकी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जायज़ा लेंगे। इसी सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए। आप हमेशा अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, मुतालबात आपके जो थे वो सामने आ गए हैं और आगे से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो मुतालबात आपके हैं क्या वो माने जाएंगे? उन्होंने तो यकीन दहानी अपनी तरफ से करवा दी है, क्या आपको लगता है कि अब राज़ी हो जाएंगी दोनों पार्टीज आपस में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, आवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप इनका अंदाज़ा लगा ले कि जो पंजाब की तर्जुमान को हमारे पीछे लगा है और हमें आवाम में बदनाम करने के लिए, हमें सिंध की आवाम से लड़ाने के लिए जो इस तरह वो जहर उगल रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इन खातून को खामोश कौन कराएगा। अगर पिछली असम्बली में मैं अगर स्पीच करता था तो ठक से जो ना वो हमारी क़यादत को मेरी शिकायत करती थी, जबकि मैं सिंध की और कराची की मसाइल की बात करता था, लड़ाने की बात नहीं करता था, इस तरह चुगलखोरी की बातें नहीं करता था। आज उज़्मा बुखारी को जो है ना वो कोई लगाम देने वाला कोई नहीं है, उनको चुप कराने वाले। मुझे तो लग रहा है कि मरियम बीबी ने स्पेशल टास्क ये है कि आप सिंध की हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ आप मुसलसल झूठ बोल के, जिस तरह आप PTI के खिलाफ बोलते हो, इस तरह आप पीपल्स पार्टी को भी इस तरह आवाम के सामने जो ना वो आप मुलायम कर दे, इस तरह आवाम के सामने उनको धोखा दे। क्यों चीटिंग कर रहे हैं? अगर वफाकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है तो उन्होंने ADP में उसके लिए पैसे क्यों रखा है? 218 अरब रुपए का लागत। बिल्कुल कादिर साहब, किस बात का लगा? कादिर साहब, ये जो आप रेफ़र कर रहे हैं आज़मा बुखारी साहबा ने जो गुफ्तगू फरमाई थी कि सदर सरदारी ने तो ख़ुद इस पे साइन किए हैं, तो आपका गुस्सा भी जो है वो मैं देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा इस पे बात भी कर रहे हैं, तो इस पे फिर आपके पास ऑप्शन है ना सर, हट जाएं हुकूमत से? फैसल करीम साहब, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, मगर सबसे पहले मैं उस झूठ का पर्दा खोल दूं ना। उज़्मा बुखारी साहिबा एक वकील अपने आप को कहती है, न जाने लाइसेंस कहाँ से लिया उन्होंने। ये मुझे बता दे, कानून का और आइन का वो शिक बता दे जहाँ सदर जरदारी साहब के पास इख्तियार हो इसकी परमिशन देने का। अगर ग्रीन इनिशिएटिव का ऐवान सदर का कोई प्रेस रिलीज का हवाला देखिए और वो उनको मंजूरी से
जो है ना वो मुशाबे कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ इनकी नाअहली और इनकी जो है ना वो तालीम का तो अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए। चले ठीक और है। निगरान हुकूमत ने जो इससे पहले जो उन्होंने मंजूरी दी है, उन्होंने भी CCIC यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल से मशरूत कर दिया है। आइन क्या कहता है, हर 3 महीने बाद CCIC यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाना लाजमी है। आज 3 साल हो गए शहबाज हुकूमत उसको बुलाने से जो ना कतरा रहे। क्यों? इसका मतलब है कुछ न कुछ तो है पर्दादारी। तो कादिर साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब वो करके कानून का मजाक बिल्कुल ठीक है, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का भी इजलास नहीं बुला रहे हैं और आपके मुताबिक नून लीग जो है वो उसमें झूठ भी फैला रही है आप लोगों के हवाले से कि आपने साइन किया है और आप ही ने तो इसकी इजाज़त दी है। फिर ये भी बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी वो स्लीपिंग, उस वक्त जागे हैं आप कि जिस वक्त कौम परस्त उन्होंने जब एहतजाज करना शुरू किया। ये सारी बातें आपके खिलाफ हो रही हैं। अब इसका पॉलिटिकल वे आउट क्या है सर, ये बताइए ना आप मुझे। क्या सिर्फ एहतजाज करेंगे क्योंकि आप तो पर्दाफाश कर रहे हैं, क्या सिर्फ पर्दाफाश करने तक ही मामलात रहेंगे या पीपल्स पार्टी अपना कोई पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करेगी इस मामले को क्वैश करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ जो आप कह रहे कौम पर। कौन सी कौम परस्त? वो टांगा पार्टियां जो आज तक कोई कौंसिल की सीट नहीं जीत सके, हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कमजोर पॉइंट मिले। क्या आपको सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ज्वाइंट सेशन का स्पीच याद नहीं है? क्या वो एहतजाज उससे पहले का था या उसके बाद का था? अगर आप एक मीटिंग का गलत बयानी करके झूठ बोल के आवाम को गुमराह कर रही है उस्मा बुखारी, तो आप ये भी बता दें कितने हाईएस्ट फोरम पे ज्वाइंट सेशन से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना उसको मुस्तरद कर दिया है कि मैं नहीं मानता। तो आप एक खत का, एक झूठी प्रेस रिलीज का, एक मैनिपुलेटेड प्रेस रिलीज का हवाला तो आप दे रही हो, लेकिन आप सदर की जो बरारास्त खिताब तो जो पाकिस्तान के तारीख में शायद पहली मर्तबा इतनी बड़ी फोरम पे इस तरह मसले उठाना वफाकी हुकूमत के खिलाफ, ये भी एक तारीख है। तो आप जो टांगा पार्टियों के हवाले दे रहे हैं, तो टांगा पार्टी ने क्या किया है? अभी 4 अप्रैल का जो उन्होंने हमारे रास्ते रोकने थे, उन्होंने सिंध के अवाम को उकसाना था। आपने देखा माजी से ज्यादा बड़ा जलसा हुआ है 4 अप्रैल का शहीद भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर। तो ये टांगा पार्टी का इनको हमने किया। और फिर मैं ये बताऊं कि यही टांगा पार्टी थी जो हमेशा पाकिस्तान को टुकड़े करने पे तुली हुई थी। बिल्कुल ठीक है, जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया तो यही आसिफ अली जरदारी था जिसने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अच्छा, फिर यानी इसमें जिस वक्त पाकिस्तान टूटने पे लोग तुले हुए थे, इसमें कादिर साहब, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई थी। कादिर साहब चलें, इनको आप एक साइड कर दें आप, और आपका ये इख्तियार है जमहूरी कि आप किसी बात से मेरे इख्तलाफ न करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो तमाम तर लोग जो सिविल सोसाइटी से इस पर एहतजाज कर रहे हैं, बहुत से पानी के माहिरीन इस पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना तो सबका हक है, पीपल्स पार्टी तो जमहूरी पार्टी है और वो एहतजाज करती भी है और करने देने पे भी यकीन रखती है, तो एहतजाज तो सबका हक है। चलिए उन कौम परस्त जमातों को एक साइड रखें। बाकी जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको इसाक डार साहब भी अब कह चुके हैं कि जी हम एक कतरा भी आपका नहीं देने जा रहे हैं, और बहुत सारे आबी माहिरीन ये भी कहते हैं कि पानी हम प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे, पानी तो वही है जिससे 6 किनारे निकलेंगी, वही जो हमारे टेल एंड पे आएगा और वही हमारा डिस्टर्ब होगा। नाउ अगेन आई रीइटरेट ऑन माई क्वेश्चन, मेरा सवाल यही है, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, इस पर सदा एहतजाज बुलंद किया, बिलावल भुट्टो ने भी बात कर ली है, बात हो गई है, अब इस पे हम आप लोग क्या करने जा रहे हैं? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आज शायद पीपल्स पार्टी एहतजाजी रैलियां भी निकाल रही है सिंध भर में। देखिए, आपने एक सवाल के अंदर 75 सवाल डाल दिए हैं। पहले कौन से सिविल सोसाइटी, अरे 4 लोग जो प्रेस क्लब में एहतजाज करते हैं उनको आप कादिर भाई, कादिर साहब जो हाइड्रोलिक्स के माहिरीन हैं, नहीं जो देखिए मैं कभी आपको जवाब देता हूं। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल करें बिल्कुल। भाई आपने 75 सवाल किए, जवाब तो सुन ले सर। मैं तो 175 भी कर लूंगा, आपका हक है, आप जवाब दीजिए। जी। फिर आपने 4 वो एनजीओ को जो हमेशा फॉरेन फंडेड से चलते हैं उनकी आपने जिक्र किए। आप यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत, आपका 95% वोट लेने वाली पार्टी, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। फिर दूसरी बात आप कह रहे एक्सपर्ट, अगर आप उन एक्सपर्ट की बात करें जो वफाकी हुकूमत ने पैसे देके और उनको जो है ना वो प्लांट की है मुख्तलिफ मीडिया पे, जिसकी शक्ल कभी आप और मैंने नहीं देखा हो, और वो एक्सपर्ट बनते हैं। जब वो सवाल कर हम जो है ना वो पंजाब की पानी से देते हैं, और हम जब जवाब देते हैं कि पंजाब के कौन से जिले से पानी काटेंगे, फिर वो जिला क्या करेगा, तो वही एक्सपर्ट प्लांटेड जम मारते हैं, बोले नहीं जी हम बोरिंग से निकालेंगे।
फिर जब हम सवाल करते हैं जब आप बोरिंग से निकालेंगे तो ये 6 नहरें निकालने का मंसूबा क्यों? फिर जब हम ये सवाल कहते हैं, फिर जब ये कहते हैं कि नहीं जी हम जो ना इस चीज को कर रहे हैं कि जो बारिश के सीजन में है वो हम करेंगे। फिर जब हम सवाल उठाते हैं बारिश तो 2-2.5 महीने होते हैं, बाकी 9-10 महीने आप कहां से पानी देंगे इस चोलिस्तान को? यकीनन ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो ना वो हम सबकी ख्वाहिश है कि सरसब्ज पूरा पाकिस्तान हो, सरसब्ज पूरा मेरा वीरान बलूचिस्तान हो, सरसब्ज पूरा मेरा जो मीरपुर खास जो रेगिस्तान है वो। लेकिन सरसब्ज के चक्कर में आप पता नहीं उसको सरसब्ज बनाया नहीं बनाया, सिंध की आवाम का गला घोटेंगे, ये इजाजत तो आप नहीं दे सकते। बात ये है कि मैं जिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना वो भी आपके हक में ही बात कर रहे हैं। वो जिन एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपके हक में ही बात कर रहे हैं, तो मैं किसी अलग से बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। जो एक्सपर्ट देखे प्लांटेड नहीं, प्लांटेड की मैं सर मैं प्लांटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे साथ बैठ जाए, मेरे साथ मीडिया पे बैठ जाए वो जाली एक्सपर्ट, मैं उनको मुतमईन करूंगा। आप टॉक शो लगा लें। चले ठीक है, आपने कमिट कर लिया, हम कल इस पे कर लेते हैं। नसीर मेमन साहब को दावत दे देते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आदिब मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद। और सिंध के जो कैनाल वाला मामला है अब वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन अब इस पर विफाक ने कहा है कि सिंध का एक कतरा भी पानी नहीं लिया जाएगा। बट व्हाट डज दैट मीन? क्या इससे हम मतलब ये लें कि वक्ती तौर पे इस चीज़ को आगे पीछे किया जा रहा है, क्योंकि चोलिस्तान को भी सरसब्ज करना एक एस्पेक्ट है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ वो तमाम तर एग्रेरियन सोसाइटियाँ, एट द कॉस्ट ऑफ वो तमाम तर ज़मीन जो कि ऑलरेडी पानी से कम होती जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा। अब हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं लाहौर के जानिब। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासम्स अहलकार की एक वीडियो जो है वो मुबैना तशद्दुद की वीडियो है, बाय द वे ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें खातून कस्टम्स ऑफिसर को एक मुसाफिर खातून को बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह का एक और भी क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, जिसपे मुबैना तौर पर जो मुसाफिर खातून हो उनको कस्टम्स के खातून अहलकार थप्पड़ मार रही हैं। और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी बयान के मुताबिक ये वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शिप को जो है वो पेश आया है। अब ये वाक़या क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। खुरम मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़। जी खुरम ज़रा बताइएगा कि वाक़या बेसिकली है क्या, कब पेश आया, ये कौन ख़वातीन थीं? जी बिल्कुल, देखें ये जो फुटेज टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है भूल की, और वैसे भी सोशल मीडिया पर आजकल ये फुटेज जीनत बनी हुई है। हर शख्स जो है वो कस्टम जो एहलकार बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं ख़वातीन को, उनको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये लाहौर एयरपोर्ट है जहाँ पर ख़वातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई और तशद्दुद का वाक़या सामने आया। खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में तो ले लिया था, मुकदमा भी दर्ज किया मौके पर, लेकिन इस पर यकीनन जो फुटेज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है उसमें कस्टम एहलकार जो फीमेल है वो बड़ी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है। और जो मुसाफिर अच्छा खुरम, ये तो हमने फुटेज देखी, आप इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इशू क्या है? बहुत सारी चीज़ें ये सामने आ रही, कोई सामान था जिस पे इन्होंने कोई ड्यूटी अदा करनी थी, वो ड्यूटी अदा नहीं करना चाह रही थी, उसके बाद ये वाक़या हुआ, इसका ज़रा थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, देखें जो कस्टमर काम है उनकी जानिब से अपनाया गया है कि एक खातून जो कि नूर फातिमा नाम है जिनका, और उनके साथ उनकी एक और बेटी समन जो कि ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रही थी, उनके जो बैग है उसमें सीसीटीवी कैमरास और इंडियन साड़ीज वगैरह मौजूद थी, जिसका कस्टम ड्यूटी जो है वो उन्होंने पे करना था, जिस पर कस्टम काम की जानिब से उनको ड्यूटी पे करने के हवाले से जो है वो कहा जा रहा था। लेकिन जो नूर फातिमा पैसेंजर है उनकी जानिब से कहा गया कि इस पर ड्यूटी जो है वो नहीं लगती है, जिस पर आपस में जो मुसाफिर है और खातून इंस्पेक्टर थी कस्टम की, उनकी जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर ही मौजूद जो कस्टम की सीनियर फीमेल एक खातून वहाँ पर मौजूद होती है, उनकी जानिब से जो है वो जो मुसाफिर है उनको जो है वो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर ये वाक़या शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद तमाम वहाँ पर एजेंसी जो मौजूद है, ASF का स्टाफ था, सिविल एविएशन का स्टाफ था, वो बीच में जो है वो आता है और उसके बाद उनकी लड़ाई को रफा दफा करवाता है। लेकिन ये खातून अभी तक गिरफ्तार है, नजर आ रही है। यकीनन अफसोसनाक वाक़या है ये,
और जिस तरह दीदा दलेरी से एक मुसाफिर पाकिस्तान आ रही। हाँ खुर्रम, ये अभी तक गिरफ्तार है ये खातून? जी बिल्कुल, इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जो कस्टम के एहलकार हैं उनकी जानिब से उनकी मजीद में मुकदमा दर्ज किया गया था और जो डीसी अहमद जहीर हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे। उनकी जानिब से शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी ज़ाहिर अवाम थी उनकी जानिब से वीडियो जब बनाई गई, वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उसके बाद वाज़िया तौर पर कस्टम एहलकार मुबैना तौर पर ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाते दिखाई दे रहे थे कि सारे इकट्ठे होकर एक मुसाफिर वो जिस तरह बालों से खींचते हैं, रोनते हुए जो है वो अपने काउंटर की जानिब लेकर जा रहे हैं। तो यकीनन अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, क्योंकि मुकदमा दर्ज किया गया था। एक कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट के थ्रू जो है वो उनकी जमानत दायर कर रखी है। अच्छा वैसे जी खुर्रम, ये जो खवातीन है इनका ताल्लुक है कहाँ से? ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से आ रही थी ये? जी बिल्कुल, ये जद्दा से इनकी फ्लाइट जो है वो लाहौर पहुंची थी और ये लाहौर की रिहायशी हैं और ये अपनी छुट्टियां मनाने के लिए लाहौर आई थी ज़राए के मुताबिक। और जिस तरह जैसे ही वो लाहौर पहुंची, सऊदी अरब से लाहौर पाकिस्तान आई हैं, तो उसके बाद पैसेंजर ने जब इनका सामान चेक किया तो इनकी आपस में तलक कलामी हुई, जिसके बायस खातून ने जो पैसेंजर खातून है उनकी जानिब से ये इसरार किया जा रहा था जो मैं चीजें प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो ये एक एक चीज है, इस पर जो है वो ड्यूटी नहीं पड़ती, क्योंकि हम सारी चीजें चेक कर और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर ठीक है। थैंक यू सो मच खुर्रम मलिक, हमें आगाह कर रहे थे लाहौर वाले। और अब जो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा हम बात कर लेते हैं कुछ सिनेमास के हवाले से फैसल कि क्या हमारा सिनेमा इंडस्ट्री की ज़वाल की जानिब गामज़न है। ये वो चुपता हुआ सवाल है जिसका जवाब शायद हाँ में ही हो, क्योंकि ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्में शाकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब एंड वेलकम टू द शो। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो फ़िल्म बनाने वालों को खराज तहसीन, बहुत अरसे से जो हैं वो मूवीज़ बन रही हैं। आप लोग तो अपनी तरफ से फिल्में बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो 5 फिल्में इस ईद पर रिलीज़ हुई हैं मगर शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। आखिर क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं आप? वालेकुम जी, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो फिल्म मेकर है वो ऑडियंस को नहीं समझता। आपके पास सिनेमा की फुटफॉल्स काफ़ी सालों से डाउनफॉल के अंदर हैं, ऑडियंस के इंटरेस्ट की फिल्म्स नहीं बन रही और ये कोई 12 या 14 फिल्म्स नहीं है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स आए हैं स्क्रीन की रिलीजेस के अंदर। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं जो टाइटल्स आए हैं सिनेमा के अंदर उसके तकरीबन कोई 24 फिल्म रिलीज हुई हैं, जिसके अंदर पांच आपने जो पाकिस्तानी नए टाइटल्स करे, मगर बहुत सारे री रिलीजेस भी हैं। जवानी फिरंगियानी री रिलीज है, टिच बटन री रिलीज है, पंजाब नहीं जाऊंगी री रिलीज है और उसके ऊपर भी काफी स्ट्रॉन्ग रश रहा है। प्लस साथ साथ आपके मौला जट जो पिछले 2.5-3 साल से सिनेमा से वो उसके भी शोज अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान का सिर्फ बॉक्स ऑफिस ना देखें, इंटरनेशनल देखें, तो मौला जट ने तकरीबन कोई 17-18 हज़ार पाउंड का बिजनेस यूके के अंदर फिर से करा है दोबारा। इसका मतलब है ऑडियंस अभी भी ग्रेविटेट जा रही है फॉर बेटर कंटेंट। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका कंटेंट और आपकी फिल्में और आपकी टेक्निकलिटीज और आपका स्पेशली अप्रोच पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स का वो नहीं है जो ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आता है। ये एक बहुत बड़ा मसला तकरीबन कोई पिछले 5-6 साल से कॉन्स्टेंटली चल रहा है और अब ये वक्त आ गया है कि ऑडियंस हैज स्टॉप्ड केयरिंग ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। अच्छा वैसे कामरान, हमारा सरहद पार इंडस्ट्री से कोई कंपैरिजन है नहीं, करना भी नहीं चाहिए, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करने लगा हूँ और इसको समझिएगा कि कंटेंट की बात आ रही है ना, कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स की बात आ रही है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इस बार जो बॉलीवुड में भी तबाही मची है माजरत के साथ, वहाँ भी जो लोग फिल्म देखने गए हैं और जिस तरीके से सलमान खान की जो मूवी आई है उसने तो मतलब कि कंटेंट की खबर पे लात मार दी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इट्स इक्वल, इट्स गेटिंग इक्वल इन बोथ कंट्रीज, जहाँ पे पीपल डोंट वांट टू सी लव ट्रायंगल्स एनीमोर। लोगों को नहीं देखना,
लोगों को शायद वो रोमानवी कहानियाँ उस तरह से नहीं देखनी जिस तरीके से दिखाई जाती हैं कि एक शख्स पागल हो गया, उसने पहाड़ तोड़ दिया, उसमें से दूध की नहर निकाल दी और खातून उस पर फरेफ्ता हो गई। लोग अब मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ मज़ीद देखना चाहते हैं, लोग हकीकत पे मबनी फिल्में मज़ीद देखना चाहते हैं, लोग शहंशाह जज्बात नहीं देखना चाहते, लोग वो तासुरात चेहरे पे देखना चाहते हैं जिसको देख के वो अपने आप को रिलेट कर सकें। सो डू यू एग्री टू दैट कि इस वजह से भी सिनेमा का थोड़ा सा सवाल है? अच्छा, इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, आज ये ऑडियंस थोड़ी मैच्योर हुई है, मगर साथ साथ एक और बात ये है कि जो आप ओटीटी रिलीज टाइमिंग्स हैं, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तकरीबन पहले पुराने ज़माने में जब वीएचएस का ज़माना होता था, डीवीडी का ज़माना होता था, जब आपके पास होम वीडियो आपके पास फिल्म्स आती थी, तो सिनेमा रिलीज़ और होम वीडियो रिलीज़ के दरमियान कोई तकरीबन 6 से 8 महीने का गैप होता था। उस साल बहुत कम होता था कि भाई सेम ईयर के अंदर आ जाए, 8 मंथ्स के गैप के अंदर आ जाती थी। उसी के आगे पीछे फिर जब आपके पास वीडियो पे आती थी, उसके थोड़े अर्से बाद आपके पास टेलीविजन पे आ जाती थी, तो आपके पास 1 साल का गैप था। फिर इंडिया में ये होना शुरू हुआ कि 4 महीने में फिल्में आना शुरू हो गई स्ट्रीमिंग के ऊपर, या स्ट्रीमिंग नहीं, ब्रॉडकास्ट के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर। उससे भी एक झटका पड़ा। अब क्या हो गया है कि मुश्किल से 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपकी फिल्म को, मैक्सिमम ये बता रहा हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर, फॉर एग्जांपल आप ग्लैडिएटर देखें, ग्लैडिएटर पार्ट 2 आई है, या बाकी और भी बड़ी टेंटपोल हॉलीवुड फिल्म्स आई हैं, क्योंकि एक अरब रुपए डॉलर्स लगे हुए हैं, 2 अरब डॉलर्स लगे हुए हैं ओरिजिनल कंटेंट प्लस साथ साथ उन ओटीटीज को खड़ा करने के लिए। हर स्टूडियो के पास अपना खुद का ओटीटी है, यानी पैरामाउंट के पास अपना है, पैरामाउंट प्लस है, एचबीओ के पास एचबीओ मैक्स है, आपके पास क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स इज ऑल टाइम हाई, डिज्नी का डिज्नी प्लस है। तो इनको अपने ओटीटी चलाने के लिए जो इन लोगों ने रिलीज साइकिल्स की टाइमिंग कम करे है ना, उसकी वजह से ऑडियंस को पता है कि भाई 1 महीने बाद वो फिल्म तो आ ही जाएगी स्ट्रीमिंग के ऊपर। अब कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1100 रुपए का नेटफ्लिक्स का कनेक्शन आपके पास चल रहा है प्रीमियम, तो इसका मतलब है भाई सिनेमा के एक बंदे का 1000 रुपए का टिकट, इससे अच्छा मैं 1100 रुपए का नेटफ्लिक्स ले लूं और 1 महीना वेट कर लेता हूं। और वैसे भी हमारी जो बॉलीवुड देखने की जो हमारी जो ख्वाहिश है हमारी मैक्सिमम ऑडियंस की, अगर आप नेटफ्लिक्स देखें टॉप 10 आपके पास ड्रामाज और सीरियल्स कॉन्स्टेंटली इंडियन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो एक कंटेंट इंडियन नहीं तो दूसरा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो यही चीज बार बार आ जाती है। एब्सोल्युटली, और यही वजह है कि अब हमें देखा टेक्निकली भी कि हम सिनेमा को अगर बचाना है तो किस तरह बचाएं, बिकॉज एक तो ओटीटी की अलगार है और दूसरा हम कहानियां माजरत के साथ उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सोनिया, अभी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और अब हम बात करने जा रहे हैं उस रिएक्शन की कि जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा है। ट्रंप टैरिफ की हम बात करेंगे। अब उनका ये भी कहना है कि वो इस टैरिफ को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। अब कल तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी मंदी देखने में आई, पूरी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी मंदी देखने में आई। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिकवर तो किया है, बट आने वाले दिनों में इस ट्रंप टैरिफ से हमारे खित्ते के जो मार्केट्स हैं उस पर क्या असर होगा। अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग इन द सेंस के मार्केट ने अच्छा रिकवर कल आखिरी सेशन में भी किया और आज सुबह भी एक राइज के साथ आई है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी बड़े अरसे बाद झटका लगा, और वो झटका इसी वजह से लगा कि अमेरिकी सदर ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं, सिर्फ लगाए नहीं हैं, अब वो इस चीज़ पे भी मुसिर हैं कि वो मज़ीद भी टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका असर क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो कल क्रैश कर गई थी, और पाकिस्तान की मार्केट भी जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं थी। इसी तरह जो है वो हमारे पर भी असर आया, लेकिन बाय एंड लार्ज जो लोगों का एक तासुर था वो सेंटिमेंट्स के साथ तो ज़रूर था, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है। जहाँ हम पे भी टैरिफ लगा है, वहाँ हमारे जो कंपिटिटर्स हैं उनको शायद ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है, और पाकिस्तान एक पोजीशन में यहाँ मुझे नज़र आता है कि हमारा $2 बिलियन का अमेरिका से इम्पोर्ट है और $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट हो सकती है कि अगर हमारी सही नेगोशिएशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो जाती हैं और पाकिस्तान थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देता है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के मुकाबले में, कि जहाँ चाइना के साथ हमारा FTA हुआ है, वहाँ अमेरिका के साथ भी हम
कोई ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट कर लें तो हमारा फिर जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और हम जो है वो अमेरिका 5 बिलियन की जगह मे बी 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तानी मैनेजर्स, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनका काम ये है कि उसको बेहतर नेगोशिएट करें अमेरिका के साथ और ये मार्केटें जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। अहमद साहब, कैन यू हियर अस? ओके, हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, प्लीज गो ऑन। कि मैं कह रहा हूँ कि हम जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी मार्केट जो है वो बेहतर अंदाज में रिएक्ट कर सकती है और मार्केट का जो कामयाबी का तसलसल है, मार्केट की बेहतरी का तसलसल है, वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा कि अब भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अच्छा पोटेंशियल है। 2-3 चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पीछे हुई है जिसका इम्पैक्ट और भी बेहतर आएगा, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कमी है और इसके बाद फिर हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो है जिसमें हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम से कमतर होता जा रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कम से कमतर होता जा रहा है। आगे जाके मैं समझता हूँ कि मई की जो डिस्काउंट पॉलिसी आएगी उसमें भी शायद 1-8% और कमी हो जाए। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो बेहतर सूरत हाल में खड़ी है और फिर इस बेहतर सूरत हाल में स्टॉक मार्केट भी जो है वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। जी वैसे चुनाव साहब 2008 में रिसेशन आया था, बड़े बदतरीन हालात हो गए थे। अब खुदा न ख्वास्ता कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, या आप समझते हैं कि अब जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे दिन साबित होंगे? देखिए 2008 का सिनारियो एंटायरली मुख्तलिफ था इससे और वहाँ पर उस वक्त मार्केट का जो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म है वो भी वेल प्लेस नहीं था। हमारी क्लियरिंग भी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज जो है वो ये सूरत हाल नहीं आ सकती। आज हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं और बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं जिस पर मैं नहीं कह सकता कि खुदा ना खासा मार्केट हमारी क्रैश करेगी। अब तक कोई वजह होनी चाहिए। आज मार्केट बहुत बेहतर पोजीशन में है, फ्यूचर हमारा आउटलुक बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि मार्केट पे एक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। जहाँ इकोनॉमी पे ट्रस्ट आ जाए वहाँ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आते हैं, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। वहाँ 2008 में जो कंपनीज की अर्निंग्स थी उसके मुकाबले में हम कोई 1000 टाइम्स बेटर अर्निंग पे आज खड़े हुए हैं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमें बेहतर नज़र आ रही है इंशाल्लाह। वैसे अहमद साहब, पाकिस्तान ने भी अब 29% टैरिफ आयद किए जाने पर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो है वो कुछ बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट ज़रूर करें कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज हम पे इट्स 29% लेकिन बाकी ममालिक पे इट्स हायर देन, जैसा कि आपने भी कहा। सो हम कैसे इस चीज़ को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर लगने वाले टैरिफ और दूसरे ममालिक पे लगने वाले टैरिफ के डिफरेंस के साथ हम खेल सकें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर 29% है तो शायद वियतनाम 5% है। बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो भी जो है वो तकरीबन इसी ब्रैकेट में है। तो पाकिस्तान अब 29% है। फिर पाकिस्तान का इंपोर्ट भी अमेरिका के साथ है और जहां हम चाइना को एफटीए दे सकते हैं, चाइना के ऊपर ड्यूटीज़ जो है वो एडिशनल ड्यूटीज़ नहीं है। तो इस तरह अमेरिका के पास भी के ऊपर भी अगर एडिशनल ड्यूटीज़ हम कम कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये विन विन पोजीशन होगी। अमेरिका से जो कुछ भी पाकिस्तान में माल आता है उस पर ड्यूटीज़ जो है, एडिशनल ड्यूटीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट की एडिशनल ड्यूटीज़ वहाँ कम हो जाएंगी और पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल्स भी बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकेगा। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल आएगा, पाकिस्तान में दूसरे लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, माल को प्रोसेस करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका भेजेंगे। पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त हमारे पास फ्यूल एनर्जी भी वाफिर मकदार में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लैंड मौजूद है, हमारे पास मैन पावर मौजूद है। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकेगी। जहाँ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हम लगा रहे हैं चाइना की मदद से कराची और जगहों पर, वहाँ पर ये इकनॉमिक जोन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लग सकेंगे। न सिर्फ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो पाएगी और मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ आ जाएगी।
पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजी इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग बुलाई हुई थी, हमारे सीधा लोग थे, वहाँ भी ये डिस्कशन हुआ है और आगे जाके ये मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज में चले। ओके, बहुत शुक्रिया। अहमद शुनायद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि जो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया में मामलात हुए हैं, उससे पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उससे फाइनेंशियली किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स के मैदान की जानिब। पाकिस्तानी स्क्वॉश अली सिस्टर्स की दुनिया भर में धूम है और तीनों बहनें माशाल्लाह फतुहात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और गुज़िश्ता साल महविश अली और सहरिश अली ने वर्ल्ड स्क्वॉश टूर्नामेंट भी अपने नाम किया था। साल 2024 की तरह 2025 में भी फतुहात का सिलसिला जारी है। तीनों बहनें स्क्वॉश के खेल में अब तक 100 से ज़ायद मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। 2025 के आगाज़ के साथ एक बार फिर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करने के लिए ये पुरज़म है। रवा माह ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसका आगाज़ 13 अप्रैल से होगा और ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल इनकी तैयारियों के हवाले से इनके साथ हम गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैरिश और मानूर, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तो जब मैंने इन्हें देखा मैंने कहा भाई ये तो आपका सेकंड होम हो गया, नहीं यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती तो हम स्काइप के थ्रू होती है, माशाल्लाह से जीतते रहते हैं। अब तो आदत हो गई है ना जीतने की, मेरा ख्याल है ना। ऐसे ही कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और ये टूर्नामेंट क्योंकि हम पिछले साल भी जीत चुके हैं तो इस बार कॉन्फिडेंस से जाएंगे और मेहनत भी बहुत की है तो इंशाल्लाह इस साल भी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। हमने इसके लिए पूरा रमज़ान ट्रेनिंग की है और इंशाल्लाह हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ओके, आप लोग माशाल्लाह से फिर इसका मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस में, तो उसका मज़ीद एडेड प्रेशर होता है? प्रेशर भी होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है जैसे कि मैंने बोला, लेकिन अगर आपकी कोई इंजरी हो तब आप अंडर प्रेशर होते हो, लेकिन क्योंकि हम वहाँ पे प्लेयर्स को जान चुके हैं, सबसे खेल चुके हैं, तो मोर लाइक कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है प्रेशर से। और अच्छा वैसे अभी ऑपोजिट कौन किसके साथ खेलने वाले हैं आप वहाँ पे जाके? मोस्टली वही के प्लेयर्स होंगे, ऑस्ट्रेलियन होंगे, लेकिन और भी डिफरेंट कंट्री से प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले साल भी बहुत मलेशिया से, इजिप्ट से जो टॉप 10 अच्छे प्लेयर्स होते हैं जूनियर में वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे बहुत अच्छी फाइट भी होती है। अच्छा वैसे सबसे टफ अभी तक कौन सा लगा है और जो जहन में भी हो कि ये आएगा सामने तो इसकी ये वाली स्ट्रैटेजी थी तब इसको ऐसे करके, कौन होता है ना कोई टफ होता है जो जहन में रह जाता है, सब कौन है आपको? कुछ प्लेयर्स थे वहाँ पे जैसे कि टॉप 1, 2, 3, 4 जो सीडेड प्लेयर्स होते हैं वो भी अच्छा खेलते हैं, तो उनसे पहले खेल चुके हैं, तो इस बार जो है तो स्ट्रेटजी के साथ खेलना होगा। जो पिछली मिस्टेक्स की थी वो दोबारा रिपीट नहीं करनी होती और बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमसे भी अच्छा खेलते थे, लेकिन हम जो है तो कॉन्फिडेंस के साथ और मोटिवेशन के साथ जब कोर्ट में जाते हैं तो दूसरा जो ओपोनेंट होता है वो पहले से ही प्रेशराइज हो जाता है। यस, अच्छा हम हमेशा से बात करते हैं स्पोर्ट्स की, हमारे जहन में होता है कि यार अच्छा नहीं हो रहा क्रिकेट के अलावा, लेकिन आप लोग, न सिर्फ आप लोग बल्कि हमारे पूरी स्क्वॉश जो फ्रेटर्निटी वो बड़ा अच्छा कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट भी चल रहा है ना, आप लोग भी खेलने जा रहे हैं। ओवरऑल एज स्क्वॉश प्लेयर्स कितना पॉजिटिव देखते हैं इस तमाम तर सिनारियों को? वैसे फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्क्वॉश में पॉजिटिविटी है बहुत लोगों में जो हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन वैसे कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलता फीमेल्स को, इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिलती। क्यों, व्हाई इज दैट? क्योंकि जानशीर खान और जहांगीर खान सब मेल्स में उन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दिए और एक नाम बनाया, लेकिन गर्ल्स में किसी ने नहीं दिया, तो कोई इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि गर्ल्स में कोई नाम बना रही है ना। गर्ल्स आप दोनों हैं तो सही, अब आप बना चुके हैं माशाल्लाह से, और अब जो है ख़वातीन में आपका नाम लेंगे, बच्चियों से जो आपने शुरू किया है, अब जो है भाई आप लोग हैं वो जो लेगेसी बढ़ा रही हैं। हम लोग इसीलिए आगे और भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में फीमेल्स हैं वो भी हमें देखकर मोटिवेट होंगी और हमारी तरह मेहनत करेगी और टाइटल्स लेंगी। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाह रही थी, मैंने कहा कि हमारे जो अभी जो हमारे बाद जो प्लेयर्स आएंगी तो उनको कोई देखने का होगा कि नहीं मुझे भी इनकी तरह खेलना है या महानूर की तरह खेलना है, सैरिश की तरह खेलना है, महविश की तरह खेलना है, उनकी तरह मेहनत करनी है और इंटरनेशनल जो है तो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। तो क्योंकि फीमेल्स इंटरनेशनल पाकिस्तान में उनका कोई सोच ही नहीं होता, सिर्फ नेशनल तक अपनी सोच रखती है। मैं चाहती हूँ कि वो इंटरनेशनल टूर्स में पार्टिसिपेट करे, वर्ल्ड जूनियर, वर्ल्ड ओपन, टॉप 50 में जो हमारी है चल रही है PSA जिसे कहते हैं, मैं कहती हूँ वो उनमें पार्टिसिपेट करे और पाकिस्तान की स्क्वॉश फीमेल में भी आगे जाए। और कब से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कब जा रहे हैं?
हमारा टूर्नामेंट संडे को होगा जो 13 को है, और हम लोगों की हमारी फ्लाइट जो है तो वेडनेसडे को है जो कि कल होगी इंशाल्लाह। वैसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आप दोनों ही से, कोई ना एक पॉइंट होता है मोटिवेशन का कि जैसे आप उतरते हैं ना, जैसे जब हम दोनों यहाँ आते हैं तो हमें ये सेट और ये सब चीज़ें मोटिवेट करती है, हमें हमारी ऑडियंस मोटिवेट करती है, हम उनके लिए बैठे हैं। आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ मोटिवेट करती है जब आप लोग जाते हैं खेलने के लिए? आप दोनों से ये सवाल है कि जैसे सोच के एक जज्बा जुनून आ जाता है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है? यही कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, इस सोच से हम लोग मेहनत भी करते हैं, और मेहनत के बाद जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो कोर्ट में इंटर होते साथ ही हमारे माइंड में यही होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो हमें अपना बेस्ट देना है ताकि लोग याद रखें कि पाकिस्तान से प्लेयर आए थे और वो इतना अच्छा खेल के गए। ज़बरदस्त। और आपके लिए? जितना हमने पहले रिकॉर्ड बनाया, मैं चाहती हूँ कि रिकॉर्ड कायम रहे और एक बार फिर पाकिस्तान स्क्वाश में नंबर 1 पे आ जाए। कितने मेडल्स आप लोग कलेक्टिवली जीत चुके हैं? मेरे पास अभी करेंटली 20 गोल्ड मेडल्स हैं, टाइटल्स आप कह सकते हैं, जिसमें से 9 इंटरनेशनल है और 11 नेशनल है। मेरे पास अभी तक 15 गोल्ड मेडल्स है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों है, और मेरे पास 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी है इंटरनेशनल। और जो नहीं आई हैं उनके बिहाफ पे कौन बोलेगा, उनके पास कितने हैं? महविश के पास 26 है, 25, और वो वहाँ पे अभी जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही है K2 स्क्वाश में, और वो यूएस में भी टूर्नामेंट्स खेल रही है, अभी कंटिन्यू वो वहीं पे है क्योंकि उसे ट्रेनिंग भी करनी है और PSA के इवेंट्स भी खेलने हैं, क्योंकि वो अभी प्रोफेशनल स्क्वाश में इंटर हो गई है, तो हमारा भी टाइम है प्रोफेशनल स्क्वाश खेलने में, तो वो वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेल रही है जिसकी वजह से उसके टाइटल्स बढ़ रहे हैं। ये बड़ी भी तो है ना, वो 1-2 साल का डिफरेंस है, जब ये होंगी 16 की तो उनके पास भी पता नहीं हो सकता है उससे ज़्यादा ही आ चुके हैं। वैसे माशाल्लाह आप लोग 4 बहनें हैं ना? जी, भाई नहीं है? अब मेरा एक बड़ा भाई है जो वो भी स्क्वाश प्लेयर है। अच्छा, वो भी स्क्वाश वो प्लेयर है? महविश के साथ ही है यूएस में। अच्छा, वो भी खेलते हैं, तो वो भी इसी तरीके से आपके तरह से मेडल्स आए? असल में बॉयज़ में मेन में जो है तो बहुत ज़्यादा फाइट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी होते हैं। पाकिस्तान में भी आपको नेशनल में टॉप 10 में आने में भी बहुत टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि हम लोग हमारे टूर्नामेंट्स और लड़के भी मतलब है अच्छी खासी है, लेकिन मेल के मेरे भाई की जितनी कंपटीशन है उतनी हमारी इतनी नहीं है, तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है जितना हम करते हैं, और वो साथ साथ में स्टडी भी कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो टॉप 10 में था पाकिस्तान में, और वो अभी वहाँ पे यूएस में खेल रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, राउंड मैचेस कितने होते हैं, उसके बाद इसका पैटर्न क्या होता है? क्या क्वार्टर, सेमीज, फिर फाइनल होते हैं, या फिर किस तरीके से होता है, ये बताइए। टोटल 32 प्लेयर्स होते हैं एक ड्रॉ में, और कभी कभी 64 का ड्रॉ बन जाता है, उससे ज़्यादा का जब ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं क्वालिफाई भी होता है। तो मेनली 32 का मेन ड्रॉ होता है, फिर उसमें 2 मैचेस या 3 मैचेस जीतने होते हैं, फिर उसके बाद 16 का ड्रॉ होता है, वो क्वार्टर फाइनल्स हैं। उसके बाद 8 का ड्रॉ होता है जिसमें सेमीफाइनल्स में जो उसमें जीत जाता है वो सेमीफाइनल्स में होता है, फिर सेमीफाइनल्स से जो जीता है वो फाइनल्स में होता है। और फाइनल में कौन होगा वो हमें ऑलरेडी पता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब आप लोग जीत के आएंगे तो आप लोगों को कहाँ आना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू जनाब। तो चलते हैं कुछ बैन अल-अक़वामी मंजरनामे की बात कर लेते हैं। गज़ा में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी है। एक ही रोज़ में मज़ीद 46 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल मना डाले हैं। गज़ा में इमदादी कारकुनों के कत्ल पर इसराइल ने यू टर्न लिया है और मौक़िफ़ भी तब्दील कर लिया है। इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ियों के खेमों पर हमला करके एक सहाफ़ी को ज़िंदा जला डाला है, 7 ज़ख्मी हुए। दुनिया भर में इसराइल की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। लेकिन ये मज़म्मत सिर्फ मज़म्मत की हद तक ही है। कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 56 इस्लामी ममालिक हैं फ़लस्तीन को हटा के, और वो तमाम के तमाम तर सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ अल्फाज की मज़म्मत तक ही हैं। इसके अलावा सिर्फ ये मुसलमान ममालिक की ही तो ज़िम्मेदारी नहीं है, बाकी तमाम तर लोग भी, बाकी दीगर ममालिक भी हैं जहाँ पे इंसानियत अभी ज़िंदा है। तो हम बात कर लेते हैं साबिक़ सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये कह के आपका भी और हमारा भी गला सूख ही गया है कि लफ्ज़ी मज़म्मत से मामलात अब नहीं होंगे। हालिया ट्रंप का बयान जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने कहा है कि जी जो भी फ़लस्तीन में लोग इस वक्त जितने रह गए हैं
उनको बाहर चले जाना चाहिए, उनको हम बाहर सेटल करा देते हैं, जिस पे फिर एक और बड़ा तीखा बयान आया कि इनको हाइफा और दीगर वहाँ पे सेटल करा देना। सो अभी ये जो मामला सामने आया है और ट्रंप का ये भी कहना है कि इसको कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी है, इस पट्टी का एक फ्री पट्टी हम बनाने जा रहे हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि जब तक मुसलमान दुनिया यकजा नहीं होगी और कोई अमली इक़दामात लेने के काबिल नहीं होगी, उस वक्त तक हम यही बातें सुनते रहेंगे। और अब तो जिस तरह बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हमारे कान भी पक गए हैं ये लफाजी सुन कर। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल में उनको दो पहली नाकामियाँ हुई हैं जिसकी वजह से उनकी सारी जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त केओस की नज़र हो गई है। पहले तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में मैं एक दिन में जंग बंद करवा दूंगा, वो नहीं हो सका। और उसके बाद 19 जनवरी को इस साल जब गज़ा के हवाले से एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो उससे एक उम्मीद की किरण ज़रूर जागी थी कि शायद पहले फ़ेज़ के बाद दूसरे फ़ेज़ तक भी दूसरा फ़ेज़ भी शुरू हो जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि इसराइल की हठधर्मी, उसने विड्रॉ कर दिया और न सिर्फ गज़ा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी उसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिर सदरन लेबनान में भी उसने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि गज़ा का या फ़लस्तीन का मामला मैं देख नहीं रहा कि उसको किस तरह हल किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल में इस वक्त जो फ़लस्तीन या इसराइल की जो भी इस वक्त सारी ज़मीन है, उसमें 7.3 आप कह लीजिए कि 73 से 74 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं मुसलमान, और 7.1 मिलियन वहाँ पे जूइश पॉपुलेशन है। तो दोनों लिहाज से अगर आप देखिए तो दो रियासी फार्मूला जो है वो तो अब कहीं हवा में तहलील हो गया है, क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत है, कोalition, बेन गिवियर हों या स्मोट्रिच हों या बेन नेतन्याहू हो, वो एक ज़ायनिस्ट एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से 7.3 मिलियन जो मुसलमान हैं, उनके होते हुए तो वन स्टेट सोल्यूशन भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वन स्टेट सोल्यूशन होता है तो फिर मुसलमान वहाँ मेजॉरिटी में हो जाते हैं और वो किसी तौर भी यहूदियों को काबिल कबूल नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है अब काफ़ी गंभीर हो गया है, और जब तक मुसलमान दुनिया यकजा होकर एक पोजीशन नहीं लेंगे और कोई अमली इक़दामात नहीं लेंगे, उस वक्त तक इसराइल को आप मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। और जब तक अमेरिका खड़ा है तो उस वक्त तक इसराइल भी मैं नहीं समझता। और वहाँ पे चूँकि अमेरिका में जूइश लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मामलात में इस तरह ही देख रहा हूँ कि फ़लस्तीनियों पे सिर्फ इस तरह जुल्म होते रहेंगे और एक लिहाज से उनको कंसंट्रेशन कैंप्स की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे बासित साहब आपने जितना भी अभी हमें बताया है, और आपने तो क्या ही बताया, सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ ख़बरों में, मीडिया पे हर तरफ हम देख रहे हैं, हर आंख अश्कबार है, हर दिल रो रहा है। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियोस आती हैं जो कि जो इंसानियत या दिल में दर्द या खौफ खुदा रखते हैं, उन सबके ही दिल लरस जाते हैं। इतना पावरफुल हो गया है इसराइल के, दुनिया की सारी बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो हम ज़बान से बोल रहे हैं, हर इंसान बोल रहा है। ये सारी ताकतें एक साथ मिल के क्यों नहीं काम करती हैं और उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हम? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम सबकी के हाथ बंधे हुए सिर्फ ज़बान से लफ्ज़ अदा कर रहे हैं हम? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामी दुनिया में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा। हमारे अपने चूँकि वतनियत का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा उभर के आता है सामने। अभी हाल ही में देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बिन नेतन्याहू को, जिसको हमारे एक कॉलीग हैं फॉरेन सर्विस में, वो उसको सेटनयाहू कहते हैं, बिन नेतन्याहू नहीं कहते, वो कहते हैं सेटनयाहू है ये। उसने हाल ही में हंगरी का दौरा किया। हंगरी ICC का मेंबर भी है और उस पर यह लाजिम था कि वो जब इसराइल का नेतन्याहू दौरा करे तो उसको हथकड़ियाँ लगाकर वो ICC के हवाले कर दे, क्योंकि उसके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। लेकिन उसने नहीं किया। क्या देखिए, मुसलमान दुनिया ये भी नहीं कर सकती थी कि हंगरी से कम से कम डिप्लोमेटिक डिमार्श ही कर लेती कि जी आपने ये क्यों ऐसा इकदाम किया, क्यों आपने इसराइली वज़ीर आज़म को वहाँ होस्ट किया, एक दौरा हुआ, ऑफिशियल दौरा।
और उसके बाद तो और बहुत बड़ी बातें जो हो सकती हैं। क्या खलीजी ममालिक अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते इसराइल के बाद? बाकी बातें तो बाद में आएंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं हम वो भी लेने को तैयार नहीं हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि इसराइल बहुत मजबूत है, मेरे ख्याल में हम में वो शायद इत्तेफाक नहीं रहा। हम शायद बहुत कमज़ोर हो गए हैं डिप्लोमेटिकली आए वो से। अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहला दौरा बाहर होगा वो सऊदी अरब में होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है अमेरिका में। लेकिन ये क्या इन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है? क्या हमें ये बहैसियत मजबूरी ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है कि हम प्रेशर बिल्ड करें अमेरिका पर? क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो इसराइल एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अब वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक नया शोशा ईरान का छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ से टेंशन डाइवर्ट हो तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे आ जाए। तो एक कयास है इस वक्त दुनिया में, और मुसलमान दुनिया को यकजा होना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना। अदरवाइज़ तो हम अगर बटे रहेंगे और तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला इन चीज़ों का। ऑल राइट। और मेरे ख्याल से एक अमली इक़दाम इकोनॉमिक फ्रंट ही नज़र आता है। हम आपको दोबारा तकलीफ़ ज़रूर देंगे सर। थैंक यू सो मच। साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे। और ये तमाम तर मामलात में एक जो फ्रंट नज़र आता है वो नज़र आता है माशी फ्रंट, कि क्या उस पर हम कोई गज़ंद लगा सकते हैं इसराइल को? बाइकआउट के भी मामलात बहुत चल रहे हैं, आने वाले शोज़ में उस पर मज़ीद भी बात हम करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ मुल्क के हवाले से। मुल्क के हालात तो आपने जाने, लेकिन मुल्क का मौसम कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का वाज़ेह इम्कान है। पंजाब की सूरत हाल भी सिंध से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई अजला में मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की चंद मकामात पर बारिश की भी पेशन गोई है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी एज़ यूजुअल, और जो टेम्परेचर है वो होगा मिनिमम 24 और मैक्सिमम जाएगा 35 डिग्रीज तक। और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, सूरज जो है वो चमकता रहेगा। बात कर लेते हैं जरा कोयटा की। तो कोयटा में बादलों के साथ साथ जो मिनिमम दर्जे हरारत है वो है 18 और मैक्सिमम जाएगा 32 डिग्रीज तक। पार्टली क्लाउडी रहेगा। मुल्तान लेकर चलते हैं आपको। तो मुल्तान में भी आज हीट वेव का खदशा है, तो मुल्तान वालों ज़रा सा आप होशियार रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। मिनिमम टेम्परेचर 25 और मैक्सिमम जाएगा 43 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको लाहौर की जानिब। तो लाहौर में भी आज जो टेम्परेचर है वो 22 और मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम जाएगा 39 डिग्रीज तक। पार्टली क्लाउडी है लेकिन गर्मी थोड़ी रहेगी। लेकर चलते हैं आपको शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की जानिब। तो इस्लामाबाद में कुछ इलाकों में बादलों के साथ साथ जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 20 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्रीज तक। उसके बाद बात कर लेते हैं पेशावर की। तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 21 और जो जाएगा मैक्सिमम वो होगा 34 डिग्रीज तक और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद भी आज गर्म ही रहेगा और गर्म हवाओं के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है जनाब 24 और मैक्सिमम जाएगा 41 डिग्रीज तक। उसके बाद देखते हैं डीआई खान का टेम्परेचर। तो डीआई खान में मिनिमम है 25 मिनिमम और जाएगा उसके बाद मैक्सिमम पे 39 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं गवादर की। तो गवादर में भी आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो चमकदार आपको मिलेगा। मिनिमम टेम्परेचर 24 और मैक्सिमम जाएगा 34 तक। उसके बाद मरी में मुझे कुछ अच्छी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। बादल दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम जाएगा 22 तक। और मुजफ्फराबाद में भी बादलों का राज बरकरार है, वहाँ पर मिनिमम 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27। कालाम में भी मौसम अच्छा और खुशगवार रहेगा। खुशगवार मौसम के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 1 और मैक्सिमम जाएगा 5 डिग्रीज तक। उसके बाद आखिर में बात करते हैं स्कर्दू की। तो स्कर्दू में पार्टली क्लाउडी रहेगा। पार्टली क्लाउडी के रहने के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 4 और मैक्सिमम जाएगा 10 डिग्रीज तक। तो ये थी मुल्क भर से वेदर अपडेट्स। कराची में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट वेव एक्सपेक्टेड है, तो कराची वालों ख़ास तौर पर आप लोग हाइड्रेटेड रहिए, अपने आसपास ख्याल रखिए, सारे घर वालों का भी। और वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद हीरो पाकिस्तानी में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं गुजरात की इकरा बतूल से, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीए में टॉप करके सबको पीछे छोड़ दिया और 1 2 नहीं पूरे 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। भाई वो आज हमारे साथ मौजूद होंगी। पहला गोल्ड मेडल उन्होंने बीए में टॉप करने पर, दूसरा अंग्रेजी में और तीसरा गोल्ड मेडल अरबी में सबसे ज़्यादा नंबर लेने पर उन्होंने हासिल किया है। तो ये ज़बरदस्त इकरा जो है वो हमारे साथ है। चलें आपसे सीधी मुलाकात करवाते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल्स आपने अपने नाम किए। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हमें अल्लाह ने अता की और इसका क्रेडिट जाता है मेरे मुर्शिद करीम को, जिनकी दुआओं के सबब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। मेरे इदारे, मेरे वालिदैन और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी अचीवमेंट पे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, ये बताइए कि बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का शौक था? बचपन से ही माशाल्लाह से इतने ग्रेड्स लेती हुई आ रही हैं? बचपन से तो नहीं, लेकिन ये कि मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं पोजीशन होल्डर रहूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छा माहौल दिया, बहुत सपोर्ट किया और मुझे 4th क्लास तक अपनी पोजीशन आती थी और फिर मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ, हम दूसरे स्कूल गए तो वहाँ मेरी पोजीशन डाउन हो गई थी। लेकिन ये कि ग्रेड्स अच्छे रहे, हमेशा A+ ग्रेड रहा और फिर मैट्रिक तक मेरा A+ ग्रेड रहा, पोजीशन नहीं थी ली। जब मैं यहाँ आई हूँ इस इदारे में, मेरे पहले साल में मेरी 2nd पोजीशन आई और मुझे असातिज़ा ने अप्रिशिएट किया और वही मोटिवेशन दोबारा से। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर इतनी वो कामयाबी अता की तो बीए में फिर 3 गोल्ड मेडल हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकरा, मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल भी माशाल्लाह आपने टॉप किया है और आपके जो दीगर 2 गोल्ड्स हैं वो लिंग्विस्टिक्स में हैं, एक अंग्रेज़ी में और एक अरबी में। तो और ये मैं इनको 2 इंतहाएँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है एक लिंगुआ फ्रैंका है और एक जो है वो ज़बान है कि जो हमारी ना सिर्फ मजहबी ज़बान है बल्कि पूरे तमाम तर लोगों को सीखनी चाहिए। ये दोनों जो फ़र्क है इसको आपने कैसे क्वांटिफाई किया, कैसे आगे लेके चली? जी असल में हमारे इदारे में क्वालिफाइड टीचर्स हैं और उनकी गाइडेंस से, वैसे मेरी बेस इंग्लिश में मेरी स्कूल में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद अरबी तो शुरू में नहीं थी, हमें आती स्कूल लाइफ में तो नहीं पढ़ते, तो यहाँ आके उसकी बेस हमारी बनी अरबी में और हर साल में हमारे वो क्लासेस में हमारे निसाब में मिसाल तालीम में हमारी शामिल है और फिर उन टीचर्स की मेहनत से, उनकी अनथक मेहनत है और उनकी दुआओं से फिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। बिल्कुल, टीचर्स की भी मेहनत है, दुआएं भी हैं, लेकिन आपकी भी मेहनत है। जाहिर सी बात है आपने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल हासिल किया तो डिज़र्व तो आप करती हैं ये सारी रिस्पेक्ट भी, एक्नॉलेजमेंट भी। अच्छा मुझे बताइए कि इसके अलावा अब आपकी कोई और क्या प्लान्स हैं और आगे क्या करना है? ये तो कर लिया, अब आपको अपना कोई करियर में आगे बढ़ना है। अगर करियर आप लेना चाहती हैं तो उसमें आप क्या परस्यू करना चाहती हैं आगे? जी आगे अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो फिलहाल के लिए मेरा जो अभी मंजिल के बहुत करीब हूँ, मेरा 1 साल यहाँ रहता है। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा जो एम है वो तो मैं टीचिंग करूँगी। मुझे स्टडी का अभी कोई प्लान नहीं है, फिर आगे देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह टीचर बनना है और जिस तरह मैंने अपने साथी से सीखा मैं आगे इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगी। टीचर बनना है आपने यही कहा, टीचर बनना चाहती हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगी टीचिंग में? मेरा इंटरेस्ट अरबी में है तो इंशाल्लाह मैं अरबी टीचर लगूंगी। अच्छा एक चीज़ इकरा, और वो ये कि आजकल जो है वो सब अंग्रेज़ी सीखते हैं, हर किसी को आपको सोसाइटी में अपील के लिए वहाँ से लेके और अच्छी जॉब के लिए आपने कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए जिसको पूरी दुनिया में राइज ज़बान है वो सीखना ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है अरबी की, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उन लोगों को ये मोटिवेट भी करें कि वो अरबी इसलिए भी सीखें क्योंकि एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है गल्फ़ के जहाँ पे आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं और आप सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं अरबी सीख के भी अपने लिए बहुत मौक़े पैदा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रोशनी डालिए। हम अरबी बचपन से पढ़ते तो आए हैं, याद भी करते आए हैं, सीखते नहीं हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आज मैं अरबी सीखना चाहूँ, कितना मुझे अरसा लगेगा? एक लेमैन को, एक आम आदमी को कितना अरसा लगना चाहिए अरबी मुकम्मल उबूर नहीं लेकिन इतनी के गुफ्तु शनीद जो है वो समझ सके? जी हम लोग जो स्कूल लाइफ में जो बेसिक हम अरबी सीखते हैं वो हमें सिर्फ पढ़ने के हद तक होता है, हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ आके हमारे जो निसाबी तालीम है उसमें ये चीज़ शामिल थी और अब हमारे हर साल में हमें अरबी पढ़ाई जाती थी और हमें सीखना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा रसूलैन है हमारा कुरान पाक,
वही अरबी ज़ुबान में है। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी को पुराने तरीके के मुताबिक नहीं अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी को, तब तक हम अपनी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कुरान पाक, हमारी अहादीस, हमारे इस्लाम की तमाम जो रिवायात हैं वो सारी अरबी में है। जब तक हम अरबी नहीं सीखेंगे तो हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकेंगे। तो आजकल वैसे अरबी की तरफ रुझान नहीं रहा, बाहर बहुत कम अरबी की तरफ इंटरेस्ट है। तो ये दीनी इदारों में ही ज़्यादातर पढ़ाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है अरबी में। और यहाँ पे जो पढ़ने वाली तालिबात हैं वो कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा भी पढ़ सकती हैं, तशरीह भी कर सकती हैं और इसके अलावा वो दूसरे तमाम मज़ामीन में भी जो है ना अव्वल होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह 3 सब्जेक्ट्स में ऐसे किया है, घर वालों का क्या रिएक्शन था और घर में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्टिव रहा इन तमाम आपको अचीव करवाने में? जी, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें पढ़ाया और इतनी सपोर्ट दी। और यहाँ पे मैं एक दीनी इदारे में हॉस्टल लाइफ में रह रही हूँ, तो ये भी उनकी सपोर्ट ही थी। उन्होंने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलवाया। तो पेरेंट्स से ये चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे एडमिशन दिलवाया। और फिर ये इदारा भी माशाल्लाह इस तरह का है कि यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कोई लम्हा ज़ाया नहीं हुआ। तो मेरे वालिद साहब बहुत खुश हैं, मेरी वालिदा बहुत खुश हैं, मेरे बहन भाई बहुत खुश थे। तो बहुत खुशी की बात थी और सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। चलें, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो इकरा, और आप जो अचीव करना चाह रही है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अचीव कराए और आप मशाअल्लाह राह बने। ज़बान सीखना बहुत अच्छी बात है, वो ज़बानें भी सीखना बहुत अच्छी बात है जो पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन वो ज़बान जो हम बचपन से सिर्फ रटते आए हैं उसको अगर सीखें हम तो कितनी हमारे लिए समझ बूझ की राहें खुल जाएंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इकरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच दुनिया भर मेहमान बनने के लिए। तो जनाब, आपने देखा कि अगर विल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि ना सिर्फ इन्होंने पूरे बीए में टॉप किया बल्कि एक गोल्ड मेडल इन्होंने अंग्रेज़ी में लिया, एक यकसर मुख्तलिफ ज़बान, एक गोल्ड मेडल इन्होंने अरबी में लिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप ये समझ कर नहीं बैठ सकते कि अरे ये तो एक मुख्तलिफ डिसिप्लिन है, ये एक मुख्तलिफ डिसिप्लिन है तो मैं एक में कर लेती हूँ। हेड्स ऑफ के जिस तरीके से उन्होंने सारा काम किया। नियत, जब आप नियत करते हैं, आप इरादा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला अकॉर्डिंगली रास्ते आपके बनाना शुरू कर देता है। सो ये था आज का प्रोग्राम और अब वक्त जो है वो हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे आपके पास। रखना है अपना बहुत आपको ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।